हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। DSSB PRT प्रीवियस ईयर पेपर की इस मास्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस सीरीज में CTP जो कि आपका पार्ट बी 100 नंबर का DSSB में पूछा जाता है, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। जितने भी अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं DSSB के, उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर से हर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज बांटने के बाद हम इस सीरीज में उनको कवर कर रहे हैं। पहला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और दूसरे चैप्टर के हम लगभग 75 क्वेश्चन के अप्रोक्स कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज ये हमारी क्लास नंबर 8 है। अगर इससे पहले क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखना, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है। पूछा है, निम्नलिखित में से किस शरीर विज्ञानी ने शास्त्रीय कंडीशनिंग मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग पर अग्रणी कार्य किया? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। अल्बर्ट बंडूरा, BF स्किनर, विल्हेम वुंड, इवान पावलोव। तो फटाफट से आंसर कीजिए, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब। तो अगर आपको ध्यान हो, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पावलोव ने दी थी 1904 में। ठीक है, और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, यानी ये आपको बताना है कि इन्होंने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इनकी जो सिद्धांत था इसको CR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। जीन जैक्स रूसो ने एमिल पुस्तक के प्रारूप में 4 मनुष्य के चरणों को प्रतिष्ठित किया। निम्नलिखित में से कौन इनमें से सही सुमेलित है? ठीक है, इसमें बताया गया है कि जीन जैक रूसो डिस्टिंग्विश 4 स्टेजेस ऑफ मैन इन द ड्राफ्ट ऑफ द बुक इमाइल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द एज ऑफ नेचर? प्रकृति की आयु 0 से 12 साल तक होती है, यानी जन्म से 12 साल तक। और द एज ऑफ फोर्स, बल की आयु 15 से 20 साल तक होती है। और ज्ञान की आयु एज ऑफ विजडम 20 से 25 साल तक होती है। क्या ये तीनों सही सुमेलित है या फिर गलत है? चारों स्टेज में से इनमें से कौन सा सही है? फटाफट से आंसर बता दीजिए अगर आपको इसके बारे में आइडिया है। देखो, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीन जैक्स रूसो ये इटली के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी थी, इमाइल। ठीक है, और इस इमाइल पुस्तक में इन्होंने जो स्टेजेस बताई थी मैन की, वो थी एज ऑफ नेचर यानी प्रकृति की आयु, एज ऑफ फोर्स बल की आयु, और एज ऑफ नॉलेज। तो ये तीनों ही, यानी जन्म से 12 साल तक थी नेचर वाली, और बल वाली 12 से 20 साल, सॉरी 15 से 20 साल, और ज्ञान की आयु 20 से 25 साल। ये बिल्कुल ठीक है। और इनका दोस्तों कहना ये था कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, उनको प्राकृतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, और टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर की तरह हो। स्टूडेंट पैसिव नहीं एक्टिव लर्नर होना चाहिए क्लास में, और बच्चे को सबसे अच्छा सिखाने का तरीका है कि उसको एक्सपीरियंस कराया जाए, अनुभव कराया जाए, अनुभव से सीखे बच्चा। इनके अकॉर्डिंग स्कूल की जो एजुकेशन है वो एकदम यूजलेस थी। ठीक है, ये बिल्कुल भी फेवर नहीं करते थे फॉर्मल एजुकेशन। ये बिलीव करते थे कि बच्चे को जो शिक्षा दी जाए वो उसके नेचर के अकॉर्डिंग दी जाए, उसके स्वभाव के अकॉर्डिंग दी जाए। तो यहाँ पर हमारा ये तीनों ही ऑप्शन सही सुमेलित है। पहले ही ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको कुछ नया भी पता चला होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भाषा अर्जन के चरण हैं? ठीक है, कि जब बच्चा भाषा को क्या करता है, एक्वायर करता है, एक्विजिशन करता है लैंग्वेज का, तो ये कौन कौन सी स्टेजेस उसमें आती है? बबलिंग की, वन वर्ड स्टेज, या फिर लॉन्गर अटरनेस जिसको लंबे उच्चारण के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, बताइए फटाफट से। तो ये जो तीनों चरण दिए गए हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये सभी इसके
इसके चरण है, ठीक है। और सबसे शुरुआत कहाँ से होती है, अगर वहां से बात करते तो रोने से शुरुआत होती है। बच्चा सबसे पहले रोता है, फिर किलकता है या किलकारी मारता है, जिसको किलकारी मारना कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो बड़बड़ाना शुरू करता है, जिसको बबलिंग कहते हैं, ठीक है, बड़बड़ाना शुरू करता है। फिर हाव भाव के साथ एक आध वर्ड का उच्चारण करने लगता है, ठीक है, फिर एक शब्द का, फिर एक वाक्य का। इस तरीके से ये स्टेज आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी 2022 में ही पूछा गया है। किशोरों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए, पहला ऑप्शन है, किशोर समस्या को हल करने के कई संभावित तरीकों पर विचार करते हैं। बिल्कुल सही हो सकता है या नहीं, कि अलग अलग तरीकों पर विचार करते हैं ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आती है कि इसको कैसे इसको सॉल्व करना है। दूसरा ऑप्शन है, किशोरों में एक अहम केंद्रवाद विकसित होता है, जिसमें एक काल्पनिक श्रोता होता है और एक व्यक्तिगत दंत कथा शामिल होती है। आप क्या कहेंगे, इनमें से किस ऑप्शन के साथ आप लोग जाना चाहेंगे, फटाफट से एक बार बता दीजिए जी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका दोनों ही एकदम सही जवाब है, ठीक है। बिल्कुल, ये नए नए तरीके ढूंढते हैं। एडोलेसेंट्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करने के डिफरेंट या मैनी पॉसिबल वेज को ढूंढते हैं। और इनके ईगो सेंट्रिसिज्म भी आता है, ठीक है। इमेजिनरी ऑडियंस, इनको लगता है कि सब हमें ही देख रहे हैं, है ना। कहीं शादी में जाते हैं तो इनको लगता है कि भाई हमें ही देख रहे हैं सब, है ना, हमारी बात सुन रहे हैं, हम बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, सबका ध्यान हमारी तरफ है, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या पूछा गया है, किशोर अवस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन डैश द्वारा ट्रिगर और नियंत्रित होते हैं। यानी इनमें से कौन सी ग्रंथि के द्वारा जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, सॉरी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस बच्चे के अंदर होते हैं, तो वो आपको बताना है कि किस ग्लैंड के होने से ऐसा होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि की वजह से, या जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनकी वजह से, या दोनों की वजह से, या किसी की भी वजह से नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों ही इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किशोर अवस्था में होने वाले जो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किशोर अवस्था को पहचान संकट का काल किसने कहा है। ठीक है, कि किशोर अवस्था क्या है, किशोर अवस्था एक पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस है। किसने कहा, जीन पियाजे ने, या फिर एलिसन डेविस ने, या रॉबर्ट सेलवेन ने, या एरिक एरिक्सन ने। जी, क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग इसका सही जवाब। तो आप लोग जानते हैं ये बात करी थी एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। किसने करी थी, एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन ने किशोर अवस्था को पहचान संकट का काल कहा है, ठीक है। ये एक मनोविश्लेषक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्हें मानव के संपूर्ण जीवन काल के सामान्य विकास का क्या किया था, मनोसामाजिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अहम केंद्रितवाद का वर्णन करता है। ऑप्शन ए, यह केंद्रीकरण का एक रूप होता है, ठीक है, दिस इट इज ए फॉर्म ऑफ सेंट्रेशन। दूसरा ऑप्शन है, यह समझा जा सकता है कि छोटे बच्चे को कभी कभी वास्तविकता को अपने सिर के अंदर क्या हो रहा है ये अलग से करने में परेशानी होती है। इसका मतलब क्या है, देखो इसको समझेंगे तो, हिंदी ट्रांसलेशन इसमें सही अच्छे से नहीं दिया गया, आप इंग्लिश में समझिए। इट मे एक्सप्लेन व्हाई यंग चिल्ड्रन समटाइम हैव ट्रबल सेपरेटिंग रियलिटी फ्रॉम व्हाट गोज ऑन इनसाइड देयर आउन है, कि जो वो सोच रहे हैं और रियलिटी उससे बहुत अलग है। कई बार उसके बीच उनको क्या करने में, सेपरेशन करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगला ऑप्शन है, टू स्टडी ईगोसेंट्रिसिज्म पियाजे डिजाइन द
थ्री माउंटेन टास्क, कि जब अहम केंद्रितवाद का अध्ययन करने के लिए प्याजे ने 3 पर्वतीय कार्यों की रूपरेखा तैयार करी थी, जिसको कि बच्चे को दिखाया गया था और दूसरी तरफ कोई एडल्ट बैठा था या प्याजे महोदय बैठे थे, और उन्होंने देखा था कि बच्चा जो है अपने ही अनुसार चीजों को देखता है, उसको लगता है कि मैं ही क्या हूँ, इस संसार का केंद्र हूँ और पूरा संसार मेरे चारों ओर घूमता है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर वो वास्तविकता को जो उसके दिमाग में चल रहा है उससे अलग करने में उसको परेशानी होती है, और ये केंद्रीकरण का एक रूप भी है। और ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इससे रिलेटेड। ठीक है, बिल्कुल ईगोसेंट्रिसिज्म से रिलेटेड तीनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, यही इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रूण में निम्नलिखित में से कौन सी हलचल उससे संबंधित आयु से सही ढंग से सुमेलित है। यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो हलचल है जो कि सही ढंग से सुमेलित है। कि सामान्य झटपटाने की हलचल, कि बच्चा जब थोड़ी बहुत मूवमेंट करने लगता है जब 8 सप्ताह का हो जाता है पेट पेट में। फिर दूसरा है सहज हलचल में वृद्धि हो जाती है जब वो 10 सप्ताह का हो जाता है। तो आई होप आप इसको बता पाए, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल ही सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि जब बच्चा 8 सप्ताह का हो जाता है ना, तो उस समय क्या होता है, 8 वीक का होने पर वो थोड़ी बहुत हलचल उसमें होने लगती है ना, क्योंकि उसके 8 सप्ताह के अंदर क्या हो जाता है, उसमें दिल धड़कने लगता है, बाहें, आंखें, कान, ये सब चीजें उसकी आकार ले रही होती है 8वें सप्ताह के अंदर, है ना। और 10वें सप्ताह के अंदर वो सहज हलचल में उसकी वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इस सप्ताह तक जो भ्रूण है वो मानव आकार को ग्रहण कर लेता है, यानी उसके हाथ वगैरह और सारी चीजें अच्छे से आ जाती है, मुट्ठी बांध सकता है, वो हाथ पैर चला सकता है। तो यानी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक बचपन में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोटर कौशल का वर्णन करता है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब मोटर स्किल्स। पहला ऑप्शन है ग्रोस मोटर स्किल्स में बड़ी मांसपेशियां जैसे कि दौड़ना कूदना शामिल है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, क्या दिक्कत है। ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या होती है, जो हमारी लार्जर मसल्स होती है वही तो इन्वॉल्व होती है, जैसे रनिंग करते टाइम, जंपिंग, है ना, डांसिंग, इन सभी क्रियाओं में क्या होती है, हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स को हम या मसल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑप्शन है फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मांसपेशियां और हाथ व आंख के बीच में कोऑर्डिनेशन शामिल होता है, जैसे कि चित्र बनाना। तो ये एकदम सही बात है। ठीक है, ये हमारा फाइन मोटर स्किल्स होता है। बिल्कुल एकदम करेक्ट दिए गए हैं दोनों ही स्टेटमेंट। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए कई सारे क्वेश्चन तो आप लोग देखेंगे कि अगर आप उसके बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं भी जानते हैं, ठीक है, तब भी आप आंसर कर पाते हैं अपनी समझ के आधार पर। तो इस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आ जाएगी, कैसे किसी क्वेश्चन को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में समावेश में कौन से अवसर शामिल होते हैं। कि जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो क्या स्कोप है इंक्लूजन का। पहला ऑप्शन दिया गया है सामाजिक गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में भाग लेने के अवसर, कि भाई अपॉर्चुनिटीज मिलती है बच्चों को टू पार्टिसिपेट इन ए फुल रेंज ऑफ सोशल एक्टिविटीज। दूसरा ऑप्शन है कला, खेल और संगीत के अवसर मिलते हैं बच्चे को, है ना, आर्ट, स्पोर्ट और म्यूजिक में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या है इसका मतलब, दोनों शामिल होंगे या कोई एक होगा, क्या लगता है आपको। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, सभी को समान अवसर दिए जाते हैं ना, सभी की आवश्यकताएं पूरी करी जाती है, जितनी भी कक्षाएं बच्चे होते हैं, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो या फिर सामान्य बच्चे हो, है ना, या गॉड गिफ्टेड हो, सभी को उनके अनुसार कार्य दिए जाते हैं और सबको एक साथ बैठा करके शिक्षा दी जाती है, सबको समान अवसर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों ही चीजें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। लड़कों में विकास उछाल किस उम्र में शुरू होता है। इन वॉट एज द ग्रोथ स्प्राउट बिगन्स इन बॉयज। 10 से 12 वर्ष की अवस्था में, या 14 से 16, है ना, 12 से 14 वर्ष की अवस्था में, या 15 से 17, बताइए क्या हो जाएगा।
इसका सही जवाब है 12 से 14 वर्ष की एज में बच्चे में एकदम से क्या होता है, उनके जो ग्रोथ होती है वो उसमें तेजी आती है ना, एकदम से क्या होती है उसमें उछाल आता है, या कह लीजिए स्प्राउट होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लगभग 3.5 से 4 वर्ष की आयु तक बच्चे अपनी खेल सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं, कि खेल खेल में वो क्या करेंगे, एक दूसरे की चीजों से खेलेंगे, अपने भी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ कि तू मेरे वाली गुड़िया से खेल ले, है ना, मेरी कार चला ले, इस तरीके से। इस आयु में बच्चे अपने खेल में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करना पसंद करते हैं। इस प्रकार के खेल को हम क्या कहेंगे, ये पूछा है। ऑप्शन ए है एकांत खेल यानी लोनली गेम, सहयोगी गेम, कोऑपरेटिव गेम जिसको हम कहते हैं, समांतर खेल जिसको पैरेलल गेम कहते हैं, या कल्पनाशील खेल इमेजिनेटिव गेम। बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब बच्चे एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना सीखते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं अपने खेलने की सामग्री को, तो उसको हम सहयोगी खेल कहते हैं, है ना, कोऑपरेटिव गेम कहते हैं। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। लार्सन के अनुसार आधुनिक किशोर अवस्था की क्या विशेषता है। ठीक है, विशेषता बतानी है आधुनिक किशोर अवस्था की। ऑप्शन ए विस्तारित स्कूली शिक्षा यानी एक्सटेंडेड स्कूलिंग। नेक्स्ट है विलंबित वयस्कता डिलेड अडल्टहुड। ठीक है, अब दोनों ही ऑप्शन सही होंगे या कोई एक, इस तरीके से आपको अच्छे से इसका आंसर करना है। देखिए पहले ऑप्शन का मतलब क्या है, एक्सटेंडेड स्कूलिंग या विस्तारित स्कूली शिक्षा। इसका मतलब ये है कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ और भी बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। ठीक है, आधुनिक किशोर अवस्था की विशेषता है, यानी इस अवस्था में बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं, है ना, और बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करते हैं। कहीं एनसीसी में पार्टिसिपेट कर लिया, एनएसएस में, है ना, तो इस तरीके से बहुत सारी गतिविधियां वो करते हैं, उनमें शामिल होते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो बात करता है विलंबित वयस्कता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इस समय के किशोर है वो अपने माता पिता की तुलना में थोड़ा सा आप कह सकते हैं उनसे बाद की उम्र में नौकरी कर पाते हैं, है ना, शादी और बच्चे जैसी जो पारंपरिक रीतियां होती है उनको थोड़ा सा लेट करना चाहते हैं, कि हमें अभी जो है अपने आप को टाइम देना है ना, खुद घूमना है, और ये चीजें तो सेकेंडरी है, ये बाद में होंगी, तो ये इसी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों ही इसके सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पूछा है किशोर अवस्था में अर्नोल्ड गैसल की जैविक शिरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है परिपक्वता को प्राथमिक महत्व माना जाता है। दूसरा है बताया जाता है कि 11 से 15 साल के बच्चे आमतौर पर विद्रोही होते हैं और कुछ झगड़ते भी हैं। ठीक है, तो बताइए इनमें से आपके अकॉर्डिंग क्या सही जवाब हो जाएगा। अर्नोल्ड गैसल ने एडोलेसेंस के इस पीरियड को किस तरीके से बताया है। तो बिल्कुल एकदम सही है, पहला ऑप्शन में इन्होंने कहा कि मैच्योरिटी इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी इंपॉर्टेंस, तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। और दूसरा क्या है कि 11 से 15 साल के बच्चे जो है यूजुअली रिबेलियस होते हैं और कभी कभी तो फाइट भी करते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और क्लियर हुई होगी चीजें। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करके बताया करिए कि आपको अच्छी लगी है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और हाँ, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सीडीपी की देखिए चिंता आपको बिल्कुल छोड़ देनी है, मैंने जिम्मेदारी ले ली है आपकी सीडीपी कंप्लीट कराने की। DSSB के लिए जो 100 नंबर है उनको मैं आपका बिल्कुल अच्छे से कवर कराऊंगी, बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स तैयार आपके लिए हो रहे हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी थ्योरी वाली, तब तक हम प्रीवियस ईयर पेपर को खत्म कर लेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की। पहली स्टेज यही है कि आपको पता हो वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो वो तभी पता चलेगा जब आप रोज मेरे साथ क्लास लगाएंगे। तो इसको मिस नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।